नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द लर्निंग कर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज के अंतर्गत हम लोग भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं और इसी अध्ययन के अंतर्गत आज लेक्चर 7 होगा। इससे पहले 6 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। इस लेक्चर 7 में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी एवं दक्षिण भारत की नदियों का अध्ययन करेंगे। आइए विषय की शुरुआत करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहले जो आपका रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में क्वेश्चन रहेंगे। उसके पश्चात जो है आपका दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित जो पहला क्वेश्चन है वो इसमें कहा गया है कि तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली यानी तिब्बत से उत्पन्न होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए देखते हैं इसका क्या क्या दे रहा है आपका। तो पहला दे रहा है आपको ऑप्शन कि वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण। तो वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण आपका दे रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दे रहा है आपको यहाँ पे कि भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षसंघीय नमन के कारण, तृतीय कल्पीय बलित पर्वतमालाओं में भू विवर्तनिक विक्षोभ के कारण, या ए और बी दोनों कारण तर्कसंगत हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा बी आपका, यानी कि भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षसंघीय नमन के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या क्या दे रहा है, कह रहा है तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और जो मेकांग नदियाँ हैं वह भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षसंघीय नमन के कारण जो है यू टर्न लेती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु सभी का जो उद्गम होता है वो मानसरोवर झील के समीप से होता है, अर्थात उत्तर यहाँ पे डी सही होगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा आपका, उत्तर यहाँ पे जो डी है यही राइट होगा। तो आंसर डी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन चलते नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दे रहा है बराक, लोहित और सुबनसिरी उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो यहाँ पे जो है लोहित और सुबनसिरी जो है यह अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये दोनों नदियाँ लोहित और सुबनसिरी जो है अरुणाचल प्रदेश से बहने वाली नदियाँ हैं। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। लोहित और सुबनसिरी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, जबकि बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मणिपुर नागालैंड के मध्य सीमा बनाकर असम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो असम में बहती हुई बांग्लादेश में आपकी ये प्रवेश कर जाती है। मणिपुर और नागालैंड की सीमा से ये प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से ये था इसकी व्याख्या। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मानस नदी किस नदी की उपनदी है। तो जो मानस नदी है किस नदी की उपनदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, उपनदी है। तो आपका डी होगा। तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है
ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम क्या बोलते हैं? सांगपो कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र पूछा गया है। तो यह तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में होकर प्रवाहित होती है। भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तिब्बत से निकलती है, भारत में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में ये आपकी चली जाती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 7 का ए आपका सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ देखिए व्याख्या दे रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, बांग्लादेश, भूटान और भारत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो यह है ब्रह्मपुत्र पर। ब्रह्मपुत्र पर स्थित माजुली द्वीप जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीपीय तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? दिबांग, कामेंग, लोहित। तो यहाँ दिबांग, कामेंग और लोहित जो नदियाँ दी गई हैं ये तीनों ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। आपका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। तो दिबांग क्या है? अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले तथा लोअर दिबांग घाटी जिले में प्रवाहित होती है। यह ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। तो दिबांग ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। कामेंग जो है आपकी, यह भी ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है आपकी। तो दिबांग, कामेंग और लोहित। तो लोहित भी आपकी क्या है? यह ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। उग्र और अनियंत्रित यह नदी खून की नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो लोहित को हम खून की नदी के नाम से भी जानते हैं। पूर्वी तिब्बत में जयाल चू पर्वत श्रेणी से उद्गमित यह नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो यहाँ पे आपको ये 3 चीज़ें दी गई हैं। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो जो यहाँ पे पहला कथन दे रहा है, कह रहा तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है। तो तीस्ता नदी का जो उद्गम होता है वो सिक्किम से होता है, ना कि जो है आपका तिब्बत से होता है। तो ये सिक्किम से इसका उद्गम होता है और ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो होता है वो तिब्बत में होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्या कि ये तिब्बत से निकलती है, ये सिक्किम से। तो इनका जो उद्गम है वो समान तो है ही नहीं। तो इसलिए पहला तो आपका गलत हो गया। फिर दूसरा क्या कह रहा है आपसे, रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है। ये सही है आपका कि रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तो ये भी आपका सही है कि तीस्ता की यह एक सहायक नदी है। फिर क्या कह रहा है आपका, कह रहा है तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो ये क्या करती है, ये तीस्ता जो नदी है भारत में जो है बहते हुए ये प्रवेश करती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ये जाके कहाँ मिलती है, ये मिलती है ब्रह्मपुत्र जो नदी है जाके उसी से मिल जाती है। यानी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इस प्रकार से ये बंगाल की खाड़ी में सीधे नहीं गिरती है बल्कि ब्रह्मपुत्र में जाके गिरती है। तो इस प्रकार से तीसरा भी आपका गलत हुआ।
तो हमने क्या देखा, हमने देखा जो तीस्ता नदी है आपकी, तो तीस्ता जो है आपकी, ये नदी किसकी है, ये नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और जो ये जो आपकी तीस्ता नदी है, यानी जो ये तीस्ता नदी है, इस तीस्ता नदी की जो सहायक नदी, उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका रंगित नदी। तो रंगित नदी किसकी सहायक नदी है आपकी, रंगित नदी ब्रह्मपुत्र जो है आपकी तीस्ता की सहायक नदी है। तो इस प्रकार से केवल यहाँ पे 2 ऑप्शन सही होगा, तो इसका केवल केवल 2 सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो हम देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। दे रहा है व्याख्या में, तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम स्थित खांगचुंग छो हिमनदीय झील से छो छोम्बो छोम्बो छू नदी के रूप में, यानी इसको प्रारंभ में इसका नाम क्या था, छोम्बो छू नदी रहता है। तो निकलती कहाँ से आपकी ये निकलती है खांगचुंग छो झील से निकलती है आपकी, जिसको स्टार्टिंग में हम छोम्बो छू के रूप में जानते हैं, नदी के रूप में 6280 मीटर की ऊंचाई से होता है, यानी 6280 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित आंगसी हिमनद से है। तो आंगसी हिमनद से ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है, इस प्रकार कथन एक गलत है आपका। रंगित नदी का उद्गम सिक्किम में होता है, यह नदी तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है, तो इस प्रकार से कथन 2 सही है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इस प्रकार कथन 3 भी आपका गलत है। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा, तो गंगा गंगोत्री से निकलती है आपका, तो ये आपका नहीं होगा। तापी और ब्यास भी नहीं होगा, सिंधु और गंगा भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो होगा इनके वही मानसरोवर झील के समीप से ही दोनों ये निकलती हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इसका सही उत्तर क्या दे रहा है, इसकी व्याख्या क्या दे रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के पठार के निकट, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के पठार के निकट स्थित आंगसी ग्लेशियर से होता है, जबकि सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के पठार के निकट स्थित मानसरोवर झील से होता है। अतः इन दोनों नदियों का स्रोत बिंदु तिब्बत का पठार एक ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। 13 कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या कह रहा है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण दे रहा है नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो ये दोनों ही सही है और व्याख्या भी करता है। तो आइए देखते हैं। तो ए और आर दोनों सही तथा व्याख्या भी करता है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहा है ऐतिहासिक रूप से तीस्ता नदी गंगा नदी प्रणाली का अंग थी तथा दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए लगभग 1787 ईस्वी में 1787 ईस्वी में आई बाढ़ के पश्चात इसने अपना मार्ग बदल लिया और पूर्व की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गई। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिसके द्वारा एक प्रबल नदी अपने शीर्ष की ओर अधिक अपरदन करके अपने समीप प्रवाहित होने वाली अन्य नदी के जल को अपनी धारा में मिला लेती है। तो इस प्रकार से नदी अपहरण जो है हिमालय क्षेत्र की नदियों के एक महत्वपूर्ण घटना है। चलते हैं, आपका नेक्स्ट है आपका दक्षिण भारत की नदियाँ। आइए देखते हैं दक्षिण भारत की नदियों का टॉपिक। आइए देखते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन दे रहा है आपका कथन और कारण से संबंधित दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो सही बात है, पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कारण क्या दे रहा है, कह रहा है वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती हैं। तो ए और आर दोनों सही तथा सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो होगा आपका सही उत्तर होगा ए। आपका ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो इसकी व्याख्या अगर हम देखेंगे तो यहाँ हम क्या पाते हैं
कि प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। ये नदियाँ इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। तो इस प्रकार से व्याख्या इसकी सही थी। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो सही बात है, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और तापी नदियाँ अरब सागर में गिरती है। ये भी सही है आपका। कारण दे रहा है क्योंकि नर्मदा और तापी नदियाँ विभ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। तो सही है आपके, व्याख्या भी करता है, यानी इसका जो होगा आपका ए और आर दोनों से तथा सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इसकी व्याख्या अगर हम देखते हैं तो यहाँ दे रहा है इसकी व्याख्या में इसकी व्याख्या दे रहा है इसकी प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। इसका प्रमुख कारण है कि ये नदियाँ पठार के ढाल का अनुसरण न करके भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय नदियाँ बड़ी नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यह क्या करती हैं, यह भ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित होती हैं। यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। तो जो नर्मदा नदी है यह विंध्यन पर्वत और सतपुड़ा के बीच बहती है, ये भी सही है आपका। और यह रेखीय विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, ये भी सही है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। तो भूमि का जो ढलान है वो मध्य भारत से पश्चिम की ओर ना होकर कहाँ पे है, पूर्व की ओर है, यानी केवल यहाँ पे 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही यहाँ पे, तो ये ऑप्शन इसमें नहीं है। तो यहाँ पे 1 और 2 क्या होगा आपका, यही सही होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ऐसे ए सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो यह आपकी जो है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो नर्मदा घाटी जो है आपकी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो यहाँ पे जो नर्मदा नदी है यह आपकी सतपुड़ा और विंध्यन पर्वत के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, गलत है। वह एक भ्रंश घाटी से बहती है, सही है आपका। तो ए गलत है परंतु आर सही है। तो ए गलत है परंतु आर सही है आपका, यहाँ पे डी सही होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। कह रहा है कौन सी नदी रिष्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली जो नदी है आपकी नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में होकर बहती हैं। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कह रहा है नर्मदा घाटी उदाहरण है। तो ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा नदी जो है आपकी। निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा नदी जो है वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, आपका पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अन्य से अलग है? तो जो यहाँ पे नर्मदा नदी है आपकी यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जबकि और सभी क्या है आपके सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं आपकी। तो इस प्रकार से नर्मदा नदी क्या है आपकी, अलग नदी है आपकी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं आपका। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पे हम देखते हैं ज्वालामुखी मूल
वायु मूल, हिमानी मूल, संरचनात्मक मूल। तो क्या है संरचनात्मक मूल जो है, क्योंकि यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है, संरचनात्मक दृष्टि से यही इसमें महत्वपूर्ण लक्षण है। आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों ही डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, क्योंकि दोनों ही भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो ऑप्शन सी और डी दोनों ही यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपकी जो नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती, कौन सी है आपकी ताप्ती नदी है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। कावेरी, यमुना, सोन, रिहंद और ताप्ती में आपका ताप्ती और नर्मदा जो है आपकी यह भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो महानदी, ये जो ताप्ती नदी है ये कहाँ गिरती है, अरब सागर में जाके गिरती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी महानदी, कृष्णा और गोदावरी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो यहाँ पे ताप्ती नदी जो है आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है। तो ये छत्तीसगढ़ का जो है राजनांदगांव जो है आपका, यह नर्मदा बेसिन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 कह रहा है सोन, नर्मदा और महानदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी का और सोन नदी का उद्गम होता है आपका। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 20 पर। कह रहा है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है वह अमरकंटक पहाड़ी से होता है। तो इस प्रकार से 20 का आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 21 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है। तो आपका क्या है यहाँ पे, बिलासपुर ज़िले में सोन बच्छरवार। तो जो आपका ये सोन बच्छरवार जो कि इस समय पड़ता है कहाँ आपका, छत्तीसगढ़। तो बिलासपुर ज़िले में सोन बच्छरवार जो है यह सोन नदी का वास्तविक स्रोत है, ऐसा माना जाता है। तो 21 का सी सही होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 पर क्वेश्चन नंबर 22 का कह रहा है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और ताप्ती नदी दोनों बहती है। राप्ती जो नदी है यह घाघरा की सहायक नदी है और गोरखपुर जो है राप्ती नदी के तट पर स्थित है। यानी कि 1 और 2 यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो यहाँ पे गंगा, गोदावरी और यमुना जो नदियाँ हैं यह पूरब की ओर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, जबकि नर्मदा नदी जो है आपकी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 24 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, तो जो गोदावरी है आपकी यह पश्चिमी घाट से निकलती है, कावेरी भी निकलती है और कवाम भी निकलती है। जबकि ताप्ती नदी का जो उद्गम होता है वह मध्य प्रदेश में बैतूल पहाड़ी से होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका इसका सही उत्तर होगा। तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई और बैतूल जिला के निकट सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। तो नेक्स्ट चलते हैं आपका, पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है। तो पूर्णा नदी आपकी सहायक नदी है ताप्ती की। तो ताप्ती की जो हेल्पिंग रिवर है आपकी वो पूर्णा नदी है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर।
26 क्वेश्चन का कह रहा है निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। तो जो अरब सागर में गिरती है कौन सी है आपकी, ताप्ती नदी है जो अरब सागर में गिरती है। बाकी गोदावरी, कृष्णा और जो महानदी हैं यह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। फिर कह रहा है नीचे 27 क्वेश्चन है आपका, 27वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो ये है आपकी कावेरी नदी आपकी। तो कावेरी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कावेरी का उद्गम जो होता है आपका वह ये क्या है आपका कावेरी नदी। तो कावेरी का उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है और यह तमिलनाडु के निकट क्या होती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, साथ ही साथ पौंडीचेरी में इसका विस्तार है। संघ शासित क्षेत्र के अंतर्गत पौंडीचेरी तक इसका विस्तार मिलता है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है कावेरी का उद्गम कहाँ से होता है। तो कावेरी का उद्गम कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर बहती है। तो अभी हम देखे थे कावेरी नदी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए। तो नदियाँ दे रहा है आपको और यहाँ उद्गम क्षेत्र दे रहा है। तो कावेरी का उद्गम कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, यानी कि 2 सही है पहले का। साबरमती का जो उद्गम होता है वह होता है अरावली की पहाड़ी से, जिसका भाग है आपका मेवाड़ की पहाड़ी, यानी कि 3 आपका सही होगा। ताप्ती का जो उद्गम होता है वो होता है आपका बैतूल पहाड़ी, यानी कि सतपुड़ा से होता है आपका। तो तीसरे का आपका 1 सही होगा। और दामोदर छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है 4। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 जहाँ होगा वो सही होगा। तो 2 3 1 4 कहाँ है आपका, सी वाला सही है, 2 3 1 4। तो सी वाला यहाँ पे सही है। तो कावेरी का उद्गम कहाँ से होता है, कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। साबरमती का उद्गम मेवाड़ पहाड़ी यानी अरावली श्रेणी से होता है। और ताप्ती का उद्गम सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है आपका। ताप्ती में बैतूल जो है, बैतूल पहाड़ी है आपका, तो वहाँ से होता है आपका। दामोदर जो है आपका छोटा नागपुर पठार। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण की गंगा NCERT के अनुसार जो है, परंतु आयोग ने इसका उत्तर ए माना है कावेरी को। तो कावेरी को भी बोलते हैं और इसको भी बोलते हैं दक्षिणी भारत की गंगा। दक्षिणी भारत की गंगा जो है वो बोलते हैं कावेरी को, दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं गोदावरी को। तो इसका आंसर वैसे सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ए माना है इसके। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। तो कृष्णा नदी जल विवाद जो है, कृष्णा नदी का उद्गम जो होता है वो महाराष्ट्र से होता है आपका। तो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर जो होते हैं, महाबलेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। तो महाराष्ट्र में बहते हुए, कर्नाटक में बहते हुए यह आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य क्या है, इसको लेकर विवाद है। तो इसमें जो विवाद है वो आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य क्या है, ये जो विवाद है 1957 से चला आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कह रहा है नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला याद रखते हैं, जी के नमक तेज है। जी फॉर गोदावरी, जी से गोदावरी, के से कृष्णा, ना से नर्मदा, मा से महानदी, का से कावेरी, ता से ताप्ती। तो इस प्रकार से जो क्रम है आपका नदियों का
हम देखते हैं तेज, ताप्ती, ठीक है। तो गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती, ये नदियों का लंबाई के अनुसार क्रम है। सबसे लंबी गोदावरी है, उससे छोटी कृष्णा, उससे छोटी नर्मदा, उससे छोटी महानदी, उससे छोटी कावेरी, सबसे छोटी आपकी ताप्ती नदी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका कि अगर हम यहाँ लगाते हैं क्रम से, तो सबसे लंबी गोदावरी आपकी आएगी पहले नंबर पे, तो गोदावरी हो गई। फिर उसके बाद जो है गोदावरी के बाद हम देखते हैं नर्मदा का नाम है, तो नर्मदा आएगी, उसके बाद महानदी आएगी और फिर लास्ट में ताप्ती आएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखते हैं नीचे चार नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम क्या है, यानी सबसे लंबी नदी कौन सी होगी। तो हम देखते हैं जीके, नमक, तेज है। तो सबसे लंबी गोदावरी, तो सबसे लंबी गोदावरी यानी कि पहले 3 नंबर आएगा। उसके बाद है आपकी कृष्णा नदी, तो फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, गोदावरी, कृष्णा, फिर आएगा नर्मदा यानी 4 नंबर, और फिर आएगा आपका महानदी 1 नंबर। 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1 कहाँ है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, 3 2 4 1 ऑप्शन डी। तो गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। 35 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से किस एक की प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है। तो यहाँ पे गोदावरी की सबसे अधिक होगी, अभी हम देख चुके हैं इसको, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पे गोदावरी नदी क्या है, सबसे लंबी नदी है। 37 क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जीके, नमक, तेज है। तो यहाँ देखें पहले गोदावरी ऑप्शन में नहीं है, फिर है आपका कृष्णा भी ऑप्शन में नहीं है, फिर है आपकी नर्मदा ऑप्शन में है, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 38, आइए देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किसको जोड़ने का कार्य किया गया है। तो जो जोड़ने का कार्य किया गया है वो दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदियां हैं, यानी के गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने का कार्य किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने का कार्य किया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। तो व्याख्या क्या दे रहा है, 16 सितंबर 2015 को गोदावरी और कृष्णा नदियों को जोड़ने का कार्य पूरा हुआ, यानी 2015 में इनको जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत में पूरब दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण क्रम क्या है, यानी सबसे उत्तर में कौन सी है और दक्षिण में कौन सी है। यदि हम यहाँ देखते हैं तो स्वर्ण रेखा और महानदी में स्वर्ण रेखा सबसे उत्तर में है, तो स्वर्ण रेखा जो है आपकी उत्तर में होगी, यानी पहले स्वर्ण रेखा नदी होगी, उसके बाद फिर क्या होगी, उसके बाद आएगी आपकी महानदी, दूसरा आपकी महानदी होगी, और फिर कृष्णा होगी उसके, यानी सबसे उत्तर में स्वर्ण नदी, फिर महानदी, फिर कृष्णा नदी, फिर आपकी गोदावरी, फिर कावेरी, बेगई, और सबसे लास्ट में आपकी पेन्नार। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा, सबसे लास्ट में क्या होगी आपकी बेगई नदी। तो पहले क्या होगा आपका स्वर्ण रेखा नदी, फिर महानदी, यानी स्वर्ण रेखा नदी, उसके बाद महानदी, उसके बाद गोदावरी, यानी कि सबसे पहले स्वर्ण रेखा नदी और सबसे लास्ट में बेगई नदी जो होगी। बेगई नदी सबसे दक्षिण में है और ये सबसे पूरब में है, सबसे उत्तर में है। सबसे उत्तर में स्वर्ण रेखा नदी और सबसे दक्षिण में आपकी बेगई नदी। इन दोनों में के आधार पर जो होगा आपका ये सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। स्वर्ण रेखा नदी, फिर महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेगई। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कावेरी के बाद बेगई है आपकी, तो सबसे लास्ट में आपकी कावेरी और बेगई है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा।
तो प्रायद्वीपीय भारत में पूरब दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम स्वर्णरेखा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगई है। तो इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्णरेखा नदी सबसे उत्तरी भाग की ओर और बैगई सबसे दक्षिणी भाग में प्रवाहित हो रही है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। 40 क्वेश्चन का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अरब सागर में नहीं गिरती है। ताप्ती, नर्मदा, साबरमती सभी गिरती हैं अरब सागर में। कृष्णा नदी जो होती है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। तो सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 41 पर। कह रहा है दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं। तो ये बनाती हैं आपका वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। तो दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं मुख्यतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। तो ये सही है आपका। ये छत्तीसगढ़ के पठार से सिहावा पहाड़ी से ये निकलती है। तो सिहावा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में त्र्यंबक पहाड़ी से होता है, यानी ये त्र्यंबक पठार से निकलती है आपकी कौन सी? गोदावरी। कावेरी का जो उद्गम होता है वो आंध्र प्रदेश से नहीं होता है, बल्कि कहाँ से होता है? कर्नाटक में आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी से आपकी ये निकलती है आपका कावेरी जो है, यानी ये गलत है आपका, ये सही नहीं है। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में बैतूल पहाड़ी से होता है, बैतूल से निकलती है आपकी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही नहीं है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 43 पर। कह रहा है जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है। तो यहाँ पे हम देखते हैं नर्मदा और ताप्ती जो है आपकी ये अरब सागर में गिरती है, और सिंधु भी गिरती है अरब सागर में। महानदी गिरती बंगाल की खाड़ी में। तो एक तो हो सकता है महानदी यहाँ पे। दूसरा हम देखते हैं उद्गम स्थल के स्थान उद्गम के आधार पर, तो नर्मदा, ताप्ती और महानदी का उद्गम स्थल जो है भारत में है, जबकि सिंधु का भारत से बाहर है। इस प्रकार से इसका उत्तर संदिग्ध है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। तो देखिए जो भी नदी पश्चिम में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती, सभी एस्चुरी बनाती हैं, और जो पूरब यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो एस्चुरी नहीं बनाती हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर महानदी होगा। जो महानदी है यह एस्चुरी नहीं बनाती। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है। तो जो ताप्ती नदी है यह एस्चुरी का निर्माण करती है, क्योंकि यह अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 46। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तो जो महानदी है यह उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, क्योंकि यह उड़ीसा में पारादीप के समीप बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 47। कह रहा है तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तो तेल नदी जो है आपकी, तेल नदी जो सहायक नदी किसकी है। तो ये उपयुक्त में से किसी की सहायक नदी नहीं है। बागमती, घाघरा, गंडक और कमला इसी में से किसी की भी ये सहायक नदी नहीं है, क्योंकि जो तेल नदी सहायक नदी है यह महानदी की सहायक नदी है आपकी तेल। यानी क्या? महानदी की सहायक नदी क्या है आपकी? तेल है। तो यहाँ महानदी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे ई सही होगा। तो तेल क्या है? तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियाँ शिवनाथ, जोंक, हसदेव, ईव और मांड आदि हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे आपकी महानदी है ऐसे गिर रही है आपकी बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, वे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ से जो है इसमें जो गिरती है, यानी कि इसके दाएं भाग से राइट साइड से जो नदियाँ इसमें मिलती हैं उसमें तेल नदी है और जोंक नदी है। यानी जोंक और तेल नदी जो है वो इसमें राइट साइड से आके मिलती, जबकि यहाँ से जो नदियाँ मिलती हैं लेफ़्ट साइड से उसमें आपकी है शिवनाथ, हसदेव, ईव और मांड। तो ईव, मांड, हसदेव, शिवनाथ ये सब लेफ़्ट साइड से गिरती हैं, जबकि तेल और जोंक दो ही नदियां हैं जो आपकी राइट साइड से गिरती हैं। तो तेल और जोंक का तेल राइट
साइड से गिरता है आगे इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 48 पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की दाहिने तटवर्ती सहायक नदियाँ यानी दाहिनी तरफ से मिलती हैं? तो वो है आपकी तेल नदी। ऑप्शन सी सही होगा। अभी हम देखे भी थे इसकी व्याख्या, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 कह रहा है भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किसमें जल का अभाव है? तो साबरमती और ताप्ती में जल का अभाव रहता है। 1 और 2 यहाँ पे होगा। 1 और 2 ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। ऑप्शन ए यहाँ पे होगा। साबरमती तथा ताप्ती नदी के घाटों पर जल की कमी रहती है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। 50 कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो यह है आपका अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी में एक नर्मदा नदी निकलती है आपकी जो अरब सागर में गिरती है, दूसरी सोन नदी निकलती है जो कि गंगा नदी में जाके पटना के समय गंगा से मिल जाती है और बाद में यह जो है आपका गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ऑप्शन होगा आपका ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन ए यहाँ का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 51 पर। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। तो केरल में पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं, ये सही नहीं है। नदियाँ मिलती हैं, जैसे कवाम नदी है आपकी, वो पूरब की ओर प्रवाहित होती है आपकी। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में जो पश्चिम की ओर बहती है आपकी नर्मदा नदी जो है आपकी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, ना तो 1 ना ही 2। तो क्या कह रहा है केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ पाम्बार, भवानी और कवानी हैं। कवानी, भवानी, कवानी, पाम्बार जो नदियाँ हैं आपकी ये प्रवाहित होती हैं कहाँ? पूरब की ओर। मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती और माही पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। इस प्रकार दोनों ही कथन यहाँ पे गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 कह रहा है निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो नर्मदा, महानदी और गोदावरी में सबसे बड़ा किसका है? गोदावरी का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है आपका। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ी है? तो यहाँ पे हम देखते हैं जो महानदी बेसिन है इसका जो है काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है आपका। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ क्या बता रहा है? कह रहा है महानदी घाटी जो बेसिन है इसका क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ी है। महानदी बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड में क्या है इस नदी बेसिन का विस्तार है। तो इस प्रकार से काफ़ी बड़ा इसका विस्तृत क्षेत्र है। तो 1, 2, 3, 4, 5 राज्यों में क्या है इसका विस्तार है आपका। तो महानदी बेसिन है आपका। नेक्स्ट चलते हैं भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो पहले नंबर पे गंगा नदी बेसिन है और दूसरे नंबर पे आपका गोदावरी नदी बेसिन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपका प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी क्या है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 56 पर। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी क्या है सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है आपकी, तो गोदावरी क्या है सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 58 है। नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलने वाली कौन सी नदी है आपकी? तो एक तो निकलती है आपकी गोदावरी का उद्गम होता है आपका, यानी गोदावरी जो है ये निकलती है त्र्यंबक पहाड़ी से। उसके अलावा बैतरणी का भी उद्गम जो होता है यहीं से होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो बैतरणी नदी क्या है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली ये नदी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59। कह रहा है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार। कह रहा है उपयुक्त में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की जो सहायक नदी है वो आपकी है वो इंद्रावती और प्राणहिता, यानी 2 और 3। तो 2 और 3 यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा।
केवल 2 और 3 जो है ये हैं आपकी। तो क्या दे रहा है हम, गोदावरी की जो सहायक नदियों में प्राणहिता, मानसेर, इंद्रावती, सबरी, मंजिरा, मंजरा, पूर्णा, प्रवरा आदि है। इस प्रकार वंशधारा और पेन्नार नदियाँ गोदावरी की सहायक नदियाँ नहीं हैं। पेन्नार और वंशधारा नदियाँ भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। 60 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है। तो प्राणहिता दे रहा है महानदी, हेमावती दे रहा है कावेरी, मालप्रभा दे रहा है कृष्णा, मंजरा गोदावरी। तो जो प्राणहिता है यह गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है, ना कि महानदी की पहला वाला ही आपका सुमेलित नहीं है, बल्कि हेमावती, कावेरी, मालप्रभा, कृष्णा और मंजरा ये आपकी सुमेलित है। तो जो प्राणहिता है वो गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो प्राणहिता नदी गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। कह रहा है कावनी नदी एक सहायक नदी है। तो कावनी नदी किसकी सहायक नदी है आपकी, आपको ये बताना है। तो ये जो नदी है आपकी, तो जो कावनी नदी है वह कावेरी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे होगा आपका, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। तो कावनी नदी क्या है, जिसे कपिला नदी भी कहा जाता है, दक्षिण भारत में कावेरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 52। कह रहा है किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि का निर्माण करती है। तो चंबल जो है वह बीहड़ का निर्माण करती है, गहरी खड्ड भूमियों का निर्माण करती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है। कह रहा है 63 में आपका निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा, वंशधारा। उपयुक्त में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं। तो यहाँ पे जो ब्राह्मणी नदी है आपकी और स्वर्णरेखा नदी है, यह निकलते हैं कहाँ से आपके, ये निकलते हैं पठार से, छत्तीसगढ़ के पठार से। ये निकलते हैं आपके छत्तीसगढ़ के पठार से। एक मिनट, तो ये निकलते कहाँ से आपके, निकलते हैं रांची के पठार से। रांची के पठार से इसका उद्गम होता है। ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा का उद्गम रांची के पठार से होता है। जबकि वंशधारा और नागावली जो है आपकी ये निकलती हैं पूर्वी घाट से। तो पूर्वी घाट से इनका उद्गम होता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे 2 और 4, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। तो ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा नदी का उद्गम रांची के पठार से होता है, जबकि नागावली और वंशधारा का उद्गम पूर्वी घाट से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है। तो जो स्वर्णरेखा नदी है यह झारखंड के पास, झारखंड के पास जो है रांची के झारखंड राज्य के रांची के पास जो है आपका नगरी नामक गांव है, वहीं से निकलती है। आपका 64 का डी आपका सही होगा। तो ये क्या है आपका, झारखंड राज्य के रांची के निकट नगरी नामक गांव से इसका उद्गम होता है। आपका किस नदी का, आपका स्वर्णरेखा नदी, छोटा नागपुर पठार पर ये रांची से निकलती है। नेक्स्ट है आपका 65 क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा कौन सा नदी युग्म 2 बार काटता है। तो दक्षिणी कोयल जो नदी है यह कर्क रेखा को नहीं काटती है, दामोदर 1 बार काटती है। स्वर्णरेखा जो नदी है यह 2 बार काटती है, जो स्वर्णरेखा नदी है 2 बार काटती है, दामोदर 1 बार काटती है। उत्तरी कोयल नदी जो है ये भी 1 बार काटती है, दामोदर भी 1 बार काटती है। उत्तरी कोयल नदी 1 बार और ये 2 बार। तो कोई भी यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है कि जो 2 और 2 बार काट रहा हो, इसलिए यहाँ पे इसका सही उत्तर नहीं दिया जा सकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है मलगे नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो यह है आपका बेलाडीला पहाड़ी, ऑप्शन ए सही है आपका, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। कह रहा है आपको मेल करना है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो मांड जो है आपका ये क्या है, मांड ए का 4 है, मेन पार्ट यानी 4 हो जाएगा। बनास जो है आपका वो है देवगढ़ पहाड़ी, 3 हो जाएगा। जोंग जो है आपका, तो जोंग का जो उद्गम होता है, जोंग नदी का उद्गम देखते हैं तो ये होता है आपका सोनबेरा पठार से यानी 2, और केलो आपका लुडेंग पहाड़ी, तो ये 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 जहाँ होगा वो सही होगा। तो 4 3 2 1 कहाँ पे है, 4 3 2 1 ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है आपको, मांड का उद्गम मैन पाट से होता है, बनास देवगढ़ पहाड़ी से,
जोंग सोनबेरा पहाड़, केलो लुडेंग पहाड़ी से। फिर कह रहा है तवा किस नदी की सहायक नदी है, तो जो तवा है आपकी वो नर्मदा की सहायक नदी है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, नर्मदा, जो तवा नर्मदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है आपका मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है, तो मांद और महानदी के संगम पर जो स्थल है आपका वो चंद्रहासिनी देवी स्थल है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, चंद्रहासिनी देवी स्थल। नेक्स्ट है एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना स्कीम में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस उपविभाग में रखा गया है, तो रखा गया उत्तरी दक्कन पठार के अंतर्गत रखा गया। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ देखे प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित जो भी नदियाँ थी उनसे संबंधित प्रश्नों को हमने देखा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अन्य जो टॉपिक रहेगा उसमें हम अन्य नदियों के विषय में चर्चा करेंगे, यानी कि अन्य नदियाँ जो हैं उससे जो संबंधित क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।